हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए आज हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल फैक्टर हैं जो इस वीक में आपको फॉरेक्स मार्केट के ऊपर, आपको करेंसीज़ के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको डॉलर के बारे में बताता हूँ। अमेरिकन सेंट्रल बैंक जो है आपका, फेडरल रिजर्व बैंक, उसके बारे में बातचीत करते हैं। सिंस द जुलाई यूएस एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट विच स्पार्क fears of recession, investors have been trying to figure out the size of the potential rate cut the Fed will deliver at its September gathering, and the moment of truth has finally come। तो जुलाई में जो यूएस एम्प्लॉयमेंट नंबर्स आए थे, जैसे मैंने लास्ट वीक में भी आपको बोला था, उसने डर, रिसेशन होने का डर इन्वेस्टर्स के बीच में उन्होंने क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि फेड एक अच्छा खासा रेट कट करेगा सितंबर की गैदरिंग के अंदर, जो कि अभी 17-18 सितंबर को है। तो वेनेसडे को आपका फेड अनाउंस करेगा डिसीजन को, एंड इट सीम्स दैट इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ वेदर ऑफिशियल विल प्रेस द रेट कट बटन। अब ये कोई जरूरी नहीं कि रेट कट बटन, मतलब ये मैटर नहीं है कि रेट कट बटन दबेगा नहीं दबेगा। रेट कट तो होगा होगा, लेकिन कितना स्ट्रांगली होगा, कितने बेसिस पॉइंट आपका फेड जो है टारगेट रेट को कम करेगा। तो फॉलोइंग चेयर पॉवल स्पीच एट जैक्सन होल वेर ही नोटेड दैट दे विल नॉट टॉलरेट फर्दर वीकनेस इन द लेबर मार्केट, इन्वेस्टर लॉक देयर गेज ऑन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा एडिंग टू देयर रेट कट बैट ऑन एनी साइन ऑफ सॉफ्टनेस। पॉवल साहब जब जैक्सन होल सिंपोजियम में आए थे, जहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोल रहा था कि भाई कोई भी लेबर मार्केट के अंदर एम्प्लॉयमेंट नंबर्स के अंदर वीकनेस आएगा वो टॉलरेट नहीं करेंगे, और फिर वो इंटरेस्ट रेट को डेफिनेटली रिड्यूस करेंगे। तो अभी जो नॉन फॉर्म पेरोल डेटा आया इस स्टेटमेंट के बाद में अगस्त का, वो भी बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं था। और जहाँ पे इन्वेस्टर्स सीइंग देन ए 30% चांस ऑफ 50 बेसिस कट एट नेक्स्ट वीक गैदरिंग, तो उन्होंने इस डेटा के बाद जस्ट ये उम्मीद किया कि भाई हो सकता है 30% चांसेस जो है, 30% चांस है कि 50 बेसिस रेट कट आपका कर दे। बट ये परसेंटेज केम डाउन टू अराउंड 15% आफ्टर द सीपीआई डेटा फॉर अगस्त रिवील्ड डेट अंडरलाइंग इन्फ्लेशन रिमेन एलिवेटेड वेल अबव द फेड ऑब्जेक्टिव ऑफ 2%। अब जब ये सीपीआई डेटा आया अगस्त का, तो वो अभी भी 2% के ऊपर था। पिछली बार कितना था? पिछली बार था आपका 2.9%। इस बार कितना आया? 2.5%। तो अभी भी 2% के ऊपर है। तो फिर बट इट क्लाइम बैक टू 40% आफ्टर द मीडिया रिपोर्ट फाइंड द फाइनेंशियल टाइम एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल सेड दैट नेक्स्ट वीक डिसीजन वुड बी ए क्लोज कॉल। यानी जब आर्टिकल्स निकले इस बात को लेकर कि भाई अगले डिसीजन में हो सकता है कि बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, कि भाई 25 बेसिस पॉइंट भी हो सकता है और 50 बेसिस पॉइंट भी हो सकता है। तो ये जो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस थी अचानक से जम कर गई इस उम्मीद के ऊपर कि शायद 50 बेसिस पॉइंट रिड्यूस कर दे। Having said that, all that though, with the Atlanta Fed GDP now model projecting a solid 2.5% growth rate for quarter 3, it seems that there is no concrete reason for policymaker to start this easing cycle with an aggressive move। यानी जो अटलांटा का फेड जीडीपी मॉडल है वो ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि 2.5% की आपके ग्रोथ रेट आ सकती है मार्केट के अंदर। तो अगर, तो इसके पीछे कोई भी ऐसा कॉन्क्रीट रीज़न नहीं है कि गवर्नमेंट 50 बेसिस पॉइंट रिड्यूस करेगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई जो 25 बेसिस पॉइंट कट है वो एक सेंसिबल मूव है, और अगर ऐसा होता है तो एक छोटा सा फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई बड़ा कट होगा, उनके लिए उनका हाथ में डिसअपॉइंटमेंट लगेगा, और ये डॉलर के लिए एक इंजन का, एक फ्यूल का काम करेगा, एक ऑयल का काम करेगा, मतलब इसमें एक स्पार्क का काम करेगा और डॉलर को ही ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। क्योंकि जो लोग 50 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर उनको केवल 25 बेसिस पॉइंट रिडक्शन मिला तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन होगा कि यार जो लोग नीचे लेके जाने चाह रहे थे वो लेके नहीं जा पा रहे हैं, ये डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना? फिर सारा फोकस जाएगा डॉट प्लॉट के ऊपर और पॉवेल के फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर, कि अगर पॉवेल साहब कहते हैं कि भाई हम इस साल के एंड तक 115 जो बेसिस पॉइंट हम लोग और रिड्यूस करना चाह रहे थे वो उतना नहीं करेंगे, कम रिड्यूस करेंगे, तो ये भी डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा और डॉलर को ऊपर लेके जाएंगे। यूएस रिटेल सेल्स का डेटा आपका ट्यूसडे को ड्यू है, लेकिन बट गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ द फेड मीटिंग ऑन वेडनेसडे दे आर अनलाइकली टू ह्यूजली इंपैक्ट इन्वेस्टर पोजीशनिंग। तो इन्वेस्टर के पोजीशन को ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा क्योंकि वेडनेसडे को आपका फेड का पॉलिसी है। अब आता है बैंक ऑफ इंग्लैंड। ऑन थर्सडे द सेंट्रल बैंक टॉर्च विल बी पास टू द बैंक ऑफ इंग्लैंड। अभी जो लेटेस्ट पॉलिसी आई थी उसमें बैंक ऑफ इंटरेस्ट ने इंटरेस्ट रेट को, जो अगस्त के अंदर निकली थी, वो आपका इंटरेस्ट रेट कट कर दिया था 25 बेसिस पॉइंट। बट द डिसीजन वाज ए क्लोज कॉल विद ऑफिशियल सिग्नलिंग दैट दे विल बी केयरफुल अबाउट फ्यूचर रिडक्शन। यानी उन्होंने बोला था कि भी फ्यूचर में हम सोच समझ के इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे। अभी हम लोग इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में सोचेंगे। तो ये बोलना कि सोचेंगे और केयरफुली रिड्यूस करेंगे, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है करेंसीज के ऊपर। सिंस देन डेटा हैज़ बिन मोस्टली कॉरोबरेटिंग द ऑफिशियल स्टेंस। द पीएमआई डेटाज भी आपके जुलाई अगस्त के दोनों मंथ्स के नंबर अपबीट आ रहे हैं। आपके
वेज नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, सीपीआई नंबर्स भी आपका रीबाउंड किया है, ठीक है ना। तो अगस्त इन्फ्लेशन नंबर्स आर कमिंग आउट ऑन वेनेसडे, वाइल ऑन फ्राइडे रिटेल सेल्स आर टू बी शेड्यूल टू बी रिलीज ऑन फ्राइडे. Even Bank of England Governor Bailey himself said at Jackson Hole meeting that they are not in a rush to cut again, prompting market participants to factor in a strong 80% chance for no action at this meeting. यानी बेली साहब ने, जो वहाँ के बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं, उन्होंने बोला कि भाई हम जल्दबाजी में नहीं है, हम लोग इंटरेस्ट रेट रिड्यूस अभी नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं है. तो इन्वेस्टर कम्युनिटी क्या कह रही है, 80% चांसेज है इन्वेस्टर कम्युनिटी के इस मीटिंग के अंदर कि वो इंटरेस्ट रेट को कोई भी रिड्यूस नहीं करेंगे, एज इट इज़ छोड़ देंगे, नो चेंज करके छोड़ देंगे, जिससे आपको चांसेस ये हैं कि आपका जीबीपी स्ट्रांग हो सकता है. On Friday, it will be turn of the Bank of Japan. In July, Japanese policymaker raised interest rate by 15 basis point and have been since signaling that more hikes are looming. This allowed investors to pencil in an 85% chance for another 10 basis worth of increase by the end of the year. Yet no policy action is expected at this gathering, and thus the focus will be on whether Ueda and his colleagues will continue to signal more hikes down the road. अब इस वीक में तो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई भी इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन 85% चांसेस हैं कि ये साल ख़त्म होते होते 10 बेसिस पॉइंट का एक और ये इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दें. लेकिन डिपेंड करता है कि अब जो मीटिंग होगी आपकी फ्राइडे को बैंक ऑफ जापान की, उसके अंदर जो वहाँ के गवर्नर हैं उएडा साहब, या उनके जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स हैं, वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, वो क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में बताते हैं. तो अगर उन्होंने बोला कि डेफिनेटली वी आर मोर हॉकिश, वी आर मोर कॉन्फिडेंट ऑफ इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट इन द कमिंग फ्यूचर बिफोर द ईयर एंड्स, तो ये जेपीवाई के लिए पॉजिटिव होगा और जेपीवाई आपका इंक्रीज हो जाएगा. तो ये आपका बैंक ऑफ जापान का हो गया. अब हम चलते हैं टेक्निकल नंबर्स के ऊपर और देखते हैं कि भाई टेक्निकल नंबर्स में हमारा क्या कॉन्सेप्ट बनता है, क्या लेवल्स बनते हैं. जैसे कि डॉलर इंडेक्स के ऊपर आप आएंगे, डॉलर इंडेक्स ने यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम लगाया है और ये ट्रिपल बॉटम के अंदर वापस यहाँ पे रीटेस्ट करना है प्राइजेस. तो ये जनरली एक नेचर होता है, जब भी मार्केट में ट्रिपल बॉटम लगते हैं या डबल बॉटम लगते हैं तो प्राइजेस हमेशा इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव के अंदर ऊपर नीचे करती रहती है बिफोर मेकिंग अ बिग मूव. तो मेरे को लगता है कि एक बड़ी मूव की तैयारी हो रही है यहाँ पे. जब तक ये वाला लेवल के नीचे डॉलर सस्टेन नहीं करता क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक एवरी डिप इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन डॉलर. और ये मेरे को लगता है कि इस हफ्ते $103 तक जाना चाहिए. मेरी एनालिसिस तभी एक लेवल पे आके बुलिश वाला व्यू ख़त्म हो जाएगा जब डॉलर 100.50 के लेवल के नीचे बंद हो जाएगा. उसके बाद ये नीचे $99.50 तक आपका गिर सकता है. कहाँ तक गिर सकता है? $99.50. और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आ रहा है वो $97.80 के आसपास आ रहा है. इस जोन तक ये आपका गिर सकता है डॉलर इंडेक्स, अगर ये 100.50 के नीचे बंद हो गया. जब तक इसके नीचे बंद नहीं है तब तक आप तेजी खेल सकते हो. तो गिवन दी लाइक बुलिश सिनेरियो इन द डॉलर इंडेक्स, मैं यूरो को यहाँ पे शॉर्ट करना चाहूँगा. हालांकि यूरो ने एक अच्छी खासी तेजी दी, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया था. लास्ट वीक बोला था जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो. 948 950 तक आता है, वहाँ भी मैंने बोला था कि और ट्रेड एग्जीक्यूट करो, ये बाउंस बैक मारेगा. जिन लोगों ने हमारे एनालिसिस को फॉलो किया इस वीक में उन्होंने बम्पर प्रॉफिट बनाए होंगे यूरो यूएसडी में. अब आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो. स्टॉप लॉस आपका 1152.55 का आपका एसएल रहेगा. टारगेट 1950 तक के आपके टारगेट रहेंगे यूरो यूएसडी के अंदर. अगर ये 1150 के लेवल को तोड़ देता है फिर आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना. फिर ये 1300 से पहले रुकने वाला नहीं है. फिर ये 1200 का जो पिछला रजिस्टेंस है ये वाला और उससे पहले वाला 1200 का, वो भी आपका ब्रेक होगा और ये बहुत अच्छा मूवमेंट फिर आपको देगा. तो बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो है इस वक्त. जीबीपी यूएसडी में मैं केवल डिप पे बाय करने की आपको सलाह दूंगा, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है अभी इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं करेगा और ये एक पॉजिटिव होगा जीबीपी के लिए. तो डॉलर अगर ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली जीबीपी भी अछूता नहीं रहेगा इस बात से. जीबीपी भी कहीं ना कहीं आपका नीचे आएगा. तो ये नीचे आपका 3000 तक आ सकता है और 2950 तक आपका नीचे आ सकता है. तो अगर ये नीचे आए तो केवल आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है. सेल ट्रेड के फेवर में मैं अभी फिलहाल नहीं हूं, क्योंकि इसमें कोई भी अगर नी जर्क रिएक्शन आएगा वो डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट की वजह से आएगा, इसके फंडामेंटल की वजह से नहीं आएगा. तो फंडामेंटली मैं स्ट्रांग हूँ, टेक्निकली भी मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन टेक्निकल लेवल्स पे मैं डिप पे बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ. जीबीपी जेपीवाई आप बाय कर सकते हो, लेकिन इसका भी बैंक ऑफ जापान की जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी वो सारे जेपीवाई पेयर्स के ऊपर आपके इम्पैक्ट डालेगी. टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये एक लेवल कैंडल था जहाँ पे इसने इसके बाद एक इनसाइड डे बनाया, इसका हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पे आप बाय ट्रेड ले सकते हो. इस कैंडल का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस है और टारगेट आपके 188 तक के रह सकते हैं इसके अंदर.
AUD USD भी आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसा मैंने पिछली बार भी बोला था कि भाई इस लेवल के ऊपर आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना, और अभी भी आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। 6800 तक ये जा सकता है। 6640 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 6800 तक के आपके बने रहेंगे। USD कैड भी आपका बाय ट्रेड रहेगा, लेकिन एक बार के लिए ये नीचे आपका दिखा सकता है 1.3500 से लेकर 3520 के लेवल तक ये नीचे आ सकता है। यहाँ पे आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो, 3470 पे अपना SL लगाओ, और टारगेट आप 3560 से लेकर 3570 तक के या 3600 तक के आप टारगेट आप इसमें अचीव कर सकते हो। लेकिन ये बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी है USD कैड में, ठीक है ना। ओवरऑल मेरे को USD कैड स्ट्रॉन्ग लग रहा है। USD CHF मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये लोअर लेवल पे राउंडिंग टॉप बनाया है, जिसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि ये कब बनता है, ये आपका अप ट्रेंड पे बनता है राउंडिंग टॉप पैटर्न। ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है, तो कोई वैलिडिटी नहीं है इसकी, पहला। दूसरा, ये हायर हाई हायर लो बना रहा है। इसने यहाँ पे देखो एक लोअर हाई बना दिया है, हायर लो बनाया है, मतलब ये वाला हाई ने इस वाले लो को ब्रेक नहीं किया है। और यहाँ से ऊपर 8550 जो कि इमीडिएट बेसिस पे आपका मल्टीपल रेजिस्टेंस है, मल्टीपल रेजिस्टेंस ये लेवल ब्रेक करती है 8650 तक जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया लेवल है, यहाँ पे बाय करो। ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा आपका 0.8370 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट आपके 8650 तक के आपके टारगेट्स रहेंगे इसके अंदर। USD JPY पे भी आ जाते हैं। USD JPY बहुत बढ़िया लेवल पे बाइंग है, इस लेवल पे आप बाइंग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले नहीं है JPY के अंदर, तो एकदम से JPY वीक होगा और USD भग जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 137.74 137.75 तक इस प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक ये गिर सकता है, तो इसका अगर आप वेट करते हो तो बहुत ही बेटर है। नहीं तो आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हो, नीचे आता है और बाय करो, एवरेजिंग पोजीशन बनाओ। 137.75 आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा, और बाउंस बैक पे आप कहीं पर भी अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। गोल्ड सर मैंने आपको पहले बोला था 2530 इसने तोड़ा नहीं, और ये आपका 2600 की तरफ भगा नहीं। मैं अपने रेगुलर वेबिनार में पिछले 1 साल से बोलता आ रहा हूँ गोल्ड 2600 जाएगा, 2600 जाएगा, 2600 जाएगा, और मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि ये 3000 भी जा सकता है 2025 के एंड तक। तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म लेवल्स क्या है, शॉर्ट टर्म लेवल्स आपका 2605 पे रजिस्टेंस है इस वीक के अंदर, फिर 2625 पे रेजिस्टेंस है, और फिर फाइनली 2650 पे रेजिस्टेंस है। ये 3 लेवल है जहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हो। 2605 के आसपास अगर सेल करते हो, इमीडिएट बेसिस पे 2595 आता है, प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप। मेरे को नहीं पता कि कितना डीप जाएगा, ये हो सकता है 2560 आ जाए, हो सकता है 2550 आ जाए। तो आपको मैंने 3 लेवल दिए हैं, 3 लेवल आपके रिवर्सल लेवल हैं, तो मेरे को लगता है नहीं कि इस दिसंबर तक ये 2650 ब्रेक करना चाहिए। इस जोन में जाने के बाद एक बार ये 2550 तक और 2520 तक नीचे आना चाहिए। लेकिन सिंस बहुत टाइम बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, तो मैं अभी शॉर्ट के पोजीशन पे तो नहीं हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप 2605 पे बेचते हो तो 2625 का एसएल लगाना। 2625 का एसएल अगर टूट जाता है तो उसको जाने देना ऊपर, फिर 2650 के आसपास शॉर्ट करना, वहाँ पे 2660 का एसएल लगाना, और फिर नीचे अपने प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हो। नीचे डिप आता है तो डेफिनेटली 2640 से 2550 अगर आता है तो मैं बाई का रिकमेंडेशन दूंगा। और स्टॉप लॉस सर मेरा आपका 2500, ये वाले जो कैंडल है इसका लो, इसका मैं लो बता देता हूँ, 2513 का मेरा एसएल रहेगा। तो आपका अगर सर एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा तो मेरे हिसाब से आप इसको 2530 या 35 आने दो, यहाँ पे बाई करो तो ज़्यादा बेटर है। उसमें स्टॉप लॉस आपका नियर बाय रहेगा, लेकिन यहाँ से आपको बाउंस बैक मतलब एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा एक और मैं एनालिसिस देना चाहता हूँ BTC USDT की, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट उसने दिया है, आप इसमें बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। बहुत शानदार ब्रेकआउट है, रिवर्सल पैटर्न के बाद है, ये 64,000 को अप्रोच करेगा, अभी बाय करो। 55,000 का स्टॉप लॉस है, 58 पे आप एवरेज करो पोजीशन को अपनी, 55 का एसएल लगाओ, बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आपको देगा सर। तो दोस्तों जो भी मैंने आपको लेवल्स दिए हैं सब आपके नॉलेज के लिए दिए हैं। तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कोई भी प्रॉफिट या लॉस आपको होता है तो उसके लिए ना तो मैं ना ये एक्सएम ना कोई भी हम लोग कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है। कोई भी आप ट्रेड लेते हैं आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके आप ट्रेड लें, हमारी एनालिसिस के ऊपर आप ट्रेड ना लें, ये सिर्फ आपके एजुकेशन कंटेंट के लिए है। तो आई होप आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। थैंक यू सो मच।